हेलो डियर स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन ऑफ व्यू अपना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसका कुछ पार्ट बाकी था, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बीट्स क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो वो अपन टेक्स्ट बुक से आप लोग भी खुद भी पढ़ सकते हो। तो आज जो टॉपिक जिसका सब लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बोला था कि सर वन शॉट वीडियो आना चाहिए, तो मैंने बहुत सोचा और वन शॉट वीडियो की तैयारी के साथ आज मैं आया हूँ। तो अपन आज वन शॉट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेटा पहला वीडियो, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर मतलब जो भी है चैप्टर वो दो पार्ट में डिवाइड है अपना, एक सर्कुलर मोशन दूसरा रोटेशनल मोशन। इसलिए मैंने सोचा कि वन शॉट वीडियो को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते, एक में पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर लेंगे, एक में पूरा रोटेशनल मोशन कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ट्राई करूंगा जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन इस वीडियो के बेसिस पे आपकी पूरी थ्योरी कवर हो ये मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से अपन क्लास शुरू कर देते। अब जिन बच्चों ने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाले, वो इस पे से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में प्योरली थ्योरी लेने वाला हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन, पार्ट वाइज जो टॉपिक मैंने वीडियोस में लिए हैं वो आपको कवर करने होंगे। उसमें भी न्यूमेरिकल्स के नाम की हेडिंग आपको दिख जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो बेटा रोटेशनल डायनामिक्स, अब जहाँ इस चैप्टर का नाम ये कैसे पड़ा, रोटेशनल डायनामिक्स यानी कोई भी मोशन जो रोटेशनल फॉर्म में होगी उसका हम डायनामिक्स स्टडी करेंगे। डायनामिक्स मतलब क्या होता है, उसका फोर्सेस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इन सारी चीजों का स्टडी हम करते हैं बेटा रोटेशनल डायनामिक्स में। तो बेसिकली हमें जो बेसिक पता चाहिए, मैं पूरा एक एक चीज कवर करने की कोशिश करूंगा आज, आपको बस समझना है और साथ में रहना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चाहिए व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस किसे कहते हैं बेटा, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, देन दूसरा आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, shortest distance between initial and final position, initial and final position। अब shortest distance बेटा हमेशा क्या होता है, initial and final position। ठीक है, तो shortest distance हमेशा ये straight line distance होता है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A से B जा रहा हूँ, A पॉइंट से मैं गया B पे, B से मैं गया C पे, C से मैं गया D पे। ओके, तो सपोज ये डिस्टेंस A, ये B और ये C। अगर मुझे अभी डिस्टेंस पूछा गया तो मैं डिस्टेंस में क्या लिखूंगा बेटा, सबकी एडिशन। वही मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो मैं सीधा सीधा A और D को जोड़ दूंगा। सपोज ये है D, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे से ही हम ऐसा बोलते हैं कि डिस्टेंस ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas displacement is a vector quantity। अब वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये आप लोगों को पता है। साथ ही साथ हमेशा डिस्टेंस जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम मोशन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ पे कर रहे हैं तो इसे लीनियर करेंगे अपन। क्या डिस्प्लेसमेंट करेंगे बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम क्योंकि अभी रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने वाले तो यही चीज किस फॉर्म में चली जाएंगी, एंगुलर फॉर्म में चली जाएंगी। किस फॉर्म में चली जाएंगी, एंगुलर फॉर्म में। तो अब हम इसी को आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए समझ, एक एक चीज को अपन समझने वाले, इसलिए समझने पे फोकस कीजिए। डेफिनेशन वगैरह तो हर बुक में है। अब सबसे पहली टर्म आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है समझिए। सपोज एक पॉइंट है O, इसको A, O और A को जोड़ने वाली चीज को हम बोल देंगे रेडियस वेक्टर। क्या बोल देंगे, रेडियस। अब A को पकड़ के आपने क्या किया बेटा, ऐसे रोटेट किया, आप पहुंच गए सपोज B पे, तो ये हो गया थीटा। तो ये जो AB डिस्टेंस आपने कवर करा ये है सपोज DS और ये क्या हुआ, एंगल। अब ठीक है, तो एज पर मैथमेटिक्स आर्क AB इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेडियस इंटू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क AB डिवाइड बाय, अब आर्क का लेंथ क्या रहता है, मीटर में रहेगा, आर भी काय में रहेगा, मीटर 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 कैंसिल। तो इसको कुछ यूनिट नहीं है,
तो ये जो टर्म है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करते समय? सर्कुलर पाथ फॉलो करते समय रेडियस वेक्टर ने जो सेंटर पे एंगल बनाया उसे क्या कहेंगे बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर और एंगुलर मोशन। नेक्स्ट, अब इसी के बाद अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में कुछ तो टाइम लगाऊंगा, तो इसी बेसिस पे एक टर्म आती है बेटा जिसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? अब यहां से यहां एंगल पे गए, सपोज मैं यहां से यहां एंगल θ1 है, यहां से अपन यहां तक पहुंच गए B से C। अब ये θ1 था, अब ये टोटल एंगल कितना हो गया? θ2। θ1 और θ2, तो यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना बेटा? क्या लगाऊंगा? टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इट इज गिवन बाय dθ/dt बोलो या डेल θ/dt। सिंपल लैंग्वेज में θ2 माइनस θ1/t। और इसका यूनिट क्या आएगा? अब जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कोई यूनिट नहीं था तो इसे यूनिट दिया गया बेटा रेडियन। तो इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये ध्यान में रखना है हमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या है? रेडियन। टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा बच्चा? t-1। सेकंड का रेडियन को तो डायमेंशन है नहीं। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में कुछ तो टाइम लगा ना। वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना फास्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा अपना, उसको क्या बोलेंगे? उसकी एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अब ये जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर। फिर इसका वेक्टर दिखेगा कहां पे? हमें ये भी सोचना है। अब अगर ध्यान देना, अब पार्टिकल दो तरीके से सर्कुलर मोशन कर सकता है। कैसे? आइदर वी कैन परफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मोशन और वी कैन परफॉर्म क्लॉकवाइज मोशन। एक तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज मोशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, अरे चलो देखते हैं। तो अगर एक क्लॉकवाइज मोशन है और एक एंड, अगर अपनी मोशन कैसे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए फिंगर्स, तो थंब कहा जा रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। तो प्लेन ऑफ रोटेशन को जिस डायरेक्शन में थंब आएगा उस डायरेक्शन में कौन जाएगा बेटा? अपना एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। अब यहां देखिए क्लॉकवाइज है तो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे अपना एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। एंड इस पे से हम ये भी बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन को हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। कौन? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर? तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी के बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको भी समझ लेते हैं। फटाफट चलिए, तो इसको डिनोट करते हैं बेटा अल्फा से। जैसे ओमेगा कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाय डी टी। तो वी कैन राइट इट डाउन एज ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बाय टी। क्लियर? अब ओमेगा का यूनिट क्या था बेटा? रेडियन पर सेकंड, और टाइम काय में रहता है? सेकंड में रहता है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा बच्चा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपनी बेसिक डेफिनेशन। अब इसका भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी अपनी इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है बेटा? अगर स्पीड अपनी बढ़ रही है, वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर स्पीड बढ़ रही है, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाएगा? आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ। अगर स्पीड कम हो रही है तो अल्फा कहा जाएगा भैया नीचे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0,
तो अपवर्ड, व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0 देन इट विल मूव डाउनवर्ड। तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे डिपेंड करता नहीं, कौन? एंगुलर एक्सेलरेशन का वेक्टर। क्लियर? तो ये हो गई तीन चीजें अपनी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर। अब इनको लेके जैसे हम लीनियर में काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं भैया, क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या थे बेटा अपने पास? एस इज इक्वल टू क्या था? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन v इज इक्वल टू क्या था बच्चा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीसरा क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सेम इसी बेसिस पे अब s की जगह कौन आ गया? थीटा। u की जगह कौन आ गया? ओमेगा 0। t तो वैसे के वैसा, यानी a की जगह कौन आ गया? अल्फा। ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, टाइप 1 इज बेस्ड ऑन दिस काइनेमेटिक इक्वेशन। तो पहले टाइप के न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? एक एक चीज जा रही है धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट। अब होता क्या है? अब ये तो हो गया बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। अब आते हैं अपन मेन पार्ट पे, दैट इज सर्कुलर मोशन। अब उसके पहले लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कुछ रिलेशन है, तो हमें रिलेशन पता चाहिए, उसका डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, फिर भी ध्यान में रखिए। तो जैसा कि हमने देखो क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, समझ लो, शॉर्ट में बता देता हूँ। ए बी यहाँ पे क्या है? सपोज एंगल डी थीटा है, ये है डी एस, ये रेडियस आर। तो हमें रिलेशन निकालना किसका? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, वी और ओमेगा के बीच। ठीक है बेटा? तो अपने पास क्या है अभी? डी एस इज इक्वल टू क्या है? आर डी थीटा। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आर डी थीटा बाई डी टी। और वी इज इक्वल टू ये क्या मिल गया हमें? आर इंटू ओमेगा। सिंपल, वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये हो गया अपना क्या? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आगे का पार्ट देखते हैं। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आता है अपना मेन पार्ट, दैट इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन। क्या आता है बेटा? कि सर्कुलर मोशन होती क्या है। चलिए देखते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है? तो सर्कुलर मोशन, एनी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन परफॉर्म करते समय किसी सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग मूव होता है, तब उसे बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग द पाथ ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, उसे क्या बोलेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में दो कैटेगरी है बच्चा, एक होता है यूसीएम और एक होता है नॉन यूसीएम। यूसीएम का मीनिंग है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूसीएम मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो, तो यूसीएम मतलब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे ओमेगा क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट। यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो ये हो जाएंगे यूसीएम, ये हो जाएंगी नॉन यूसीएम। अब यूसीएम परफॉर्म करते समय क्या क्या हो सकता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो, चलिए ये रहने दे। चलो, सपोज ये एक सर्कल है जिसके अलोंग पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझना है बराबर से। अब सपोज पहले पार्टिकल कहाँ पे था? ए पे था, तो इसको कुछ क्या होंगी? वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को, अब इस पार्टिकल को ऐसी वेलोसिटी मिलेंगी तब जाके ये आगे मोशन करेगा। किसी भी चीज को क्या परफॉर्म करना है? सर्कल, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल सर्कल हो, उसे क्या चाहिए? टेंजेंशियल हो। अब यही पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कैसी रहेंगी बेटा? उसकी टेंजेंशियल। अब यहाँ से सपोज यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कैसी रहेंगी? उसकी टेंजेंशियल।
यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे भी वेलोसिटी कैसी रहेंगी, टेंजेंशियल। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ भी वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंशियल। तो एट ईच एंड एवरी पोजीशन वेलोसिटी कैसी है, टेंजेंशियल। अब मैं अगर बोलूँ कि स्पीड कांस्टेंट है बट इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है बेटा, चेंज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, कंटिन्यूअसली चेंज। तो इन जनरल ए इज इक्वल टू क्या होता है अपना, dv बाई dt। ये इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt होता है। मतलब एक्सेलरेशन v के डायरेक्शन पे भी चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब हर जगह एक्सेलरेशन है। तो मोशन चाहे यूसीएम हो या फिर नॉन यूसीएम हो, हमेशा सर्कुलर मोशन कैसी मोशन रहेंगी बच्चा, एक्सेलरेटेड। कैसी मोशन रहेगी, एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसके एक्सेलरेशन के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। तो देखिए यहाँ पे जो आया है, ए इज इक्वल टू क्या है बेटा अपने पास, dv बाई dt। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ डी डी टी ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, r इंटू ओमेगा। तो पहले इसमें मैं रख दूँ r डी ओमेगा बाई dt, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, r इंटू ये डी ओमेगा बाई dt यानी अल्फा, प्लस ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी यानी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्योंकि r जो है ये क्या है अपने लिए, रेडियस है। r क्या है बेटा अपने लिए, ये रेडियस। ये रेडियस की पोजीशन के साथ किसकी डायरेक्शन बदलती है, वेलोसिटी की। तो इसलिए डी आर बाई डी टी को क्या लिख दिया मैंने, v लिख दिया। तो a इज इक्वल टू क्या बना अपना, r इंटू अल्फा प्लस v इंटू ओमेगा। अब ये जो r अल्फा है, इस एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये जो v एंड ओमेगा इसे बोल देते हैं हम AR, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, रेडियल एक्सेलरेशन। समझ में आया, कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल। तो ये है अपना टेंजेंशियल, ये है अपना रेडियल। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उस पर दो तरह के एक्सेलरेशन आ सकते हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर जिसे हम बोले रेडियल, और एक टेंजेंशियल जिसे हम बोलेंगे AT। तो कितने एक्सेलरेशन हो गए, दो। एक हो गया बेटा AR, एक हो गया AT, और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कौन रहेगा अपने लिए, एक्सेलरेशन रहेगा। कौन रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। तो A इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब अगर मोशन यूसीएम है तो यूसीएम के लिए अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, वही नॉन यूसीएम में दोनों रहेंगे। लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन हर एक्सेलरेशन मोशन में रहना ही चाहिए, फिर वो चाहे मोशन यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो, हमेशा कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा बेटा, रेडियल वाला एक्सेलरेशन हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये कब रहेगा, जब मोशन नॉन यूसीएम होगी, क्योंकि ओमेगा क्या होना चाहिए, चेंज, तब जाके अल्फा आएगा। क्लियर। तो ये हुआ कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपको पता चाहिए इसलिए मैंने बताया। तो यहां से हमें समझने वाली चीज क्या है, कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसके लिए एक एक्सेलरेशन नेसेसरी है जिसे हम बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, विच इज गिवन बाय वी ओमेगा बोलो, आर ओमेगा स्क्वायर बोलो, या वी स्क्वायर बाय आर बोलो। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा होना ही चाहिए, मोशन चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो। ये हमें यहां से समझ में आ गया और ये रिलेशन भी समझ में आया। ठीक है बेटा। तो अब देखो ये एक्सेलरेशन कैसे ऑक्यूपाई होगा। तो एक चीज कंफर्म हो गई, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूसीएम परफॉर्म करनी हो चाहे नॉन यूसीएम परफॉर्म करनी हो, उसके पास एक एक्सेलरेशन होना चाहिए जो कि कौन सा है बेटा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन अपने आप आएगा क्या, नहीं, किसी ना किसी को प्रोवाइड करना होगा। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, कौन सी मोशन परफॉर्म करता है बेटा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, कोई भी पार्टिकल रहे, है ना, कोई भी पार्टिकल कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करता है तो उस पे हमेशा एक एक्सेलरेशन चाहिए जिसे हम बोलेंगे कौन सा, रेडियल। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहां से सपोज ए पोजीशन से, दिस इज द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोला या वर्टिकल प्लेन में, कोई भी, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोलते, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, सपोज कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम। तो उस पे एक सेंटर की तरफ हमेशा क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन आना चाहिए, AR। तो ये एक्सेलरेशन जो है तो मास है ये, सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। तो इस पे एक सेंटर की तरफ क्या हो गया, फोर्स हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा जो फोर्स है विच इज नेसेसरी
टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे बेटा उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये मस्ट है, जो किसी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट को क्या करके रखे? बाइंड करके रखे। क्या करके रखे बेटा? बाइंड करके रखे। तो ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या हो जाएगा? माइनस एम इंटू आर। अब निगेटिव साइन क्यों? बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दी सेंटर। माइनस एम इंटू ए की वैल्यू क्या थी बेटा? वी स्क्वायर बाय आर, तो ये हो गया। या फिर ए की वैल्यू क्या थी? आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये कौन सा फोर्स हुआ बच्चा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट को बाइंड करके रखे टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वो क्या प्रोवाइड करेगा? हमें एक रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्या परफॉर्म कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एट द सेम टाइम इस ऑब्जेक्ट ने अगर आंखें बंद कर ली तो इस पर एक अपोजिंग फोर्स दिखेगा। ये जो अपोजिंग फोर्स है ये हो जाएगा बेटा अपने लिए कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड इट इज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो एक्चुअल में एक्ट नहीं होता, उसका इफेक्ट हमें फील होता है। उसका क्या फील होता है बेटा? इफेक्ट फील होता है। जैसा गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी ने अगर सर्कुलर पाथ में टर्न लिया, इस गाड़ी में जो भी बंदा बैठा है तो ये कौन सी डायरेक्शन में फेंका जाएगा? आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड किसके कारण? बिकॉज जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ बाइंडेड है, ये सर्कल परफॉर्म कर रहा है, तो ये इस पे फोर्स कैसा आ रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए इस पे एक अपोजिंग फोर्स आना चाहिए जो इसको क्या करे? बैलेंस करे। तो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स आता है जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ एक्चुअल फोर्स। दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। ये निगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? बहुत सारी वीडियो आप लोग तो रोज ही देखते हो। एक रस्सी है, उसमें कोई चीज रखी है, घुमाओ, तो जब उस पर फोर्स है तो वो नीचे गिरेंगे नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेंगे? उसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, जो चीजें अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो दो फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, दूसरा होता है बेटा कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। पिटल कौन सा फोर्स है? जो कि नेसेसरी है टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, इट इज एन एक्चुअल फोर्स। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है? एक स्यूडो फोर्स है जिसका हमें इफेक्ट पता चलता है व्हाइल वी कंसीडर अवर सेल्फ इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो गए दोनों। अब इसकी बेसिस पे ही अब हमें पढ़ना है यूसीएम के एप्लीकेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और यूसीएम के एप्लीकेशन। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को पता चाहिए। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, एक क्या होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन पे अगर रखा हो तो उसका प्लेन जो है उसे क्या देगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन देगा, जो कि हमेशा सरफेस को कैसी रहेंगी? परपेंडिकुलर। अब ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको परपेंडिकुलर निकालो, तो इसको टेंजेंट निकालो, इसे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा ये हमेशा क्या रहती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका रिलेशन कहाँ से मिलता है? तो फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्मूले पे से म्यू एस इंटू एन। क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, ये हमें पता है, बेसिक है। चलिए तो अब अपन एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम पे जाते हैं। ठीक है, कहा जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। बराबर नहीं दिख रहा, चलिए देखते हैं। नया पेन ले ले। चलो भैया, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम एंड सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं आप। तो हमें पहले सिर्फ कौन सी मोशन पढ़नी है? यूसीएम, मतलब जहां स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन है केस 1, पहली केस है बेटा, समझना है बराबर से। vehicle moving along a plain horizontal road, व्हीकल मूविंग अलोंग अ प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब एकदम प्लेन सरफेस है जिसपे व्हीकल ऐसी टर्न कर रही है। चलिए देखते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे।
बढ़िया तरीके से। सपोज एक प्लेन सरफेस है सर्कुलर और ये व्हीकल है, ठीक है, तो ये ऐसे टर्न कर रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका रेडियस कितना है बेटा r। अब इस पे आने वाले फोर्सेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो मैं इसकी लाइन डायग्राम बना लेता हूं यहां से। तो इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे, करेक्ट है। इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो फोर्सेस के लिए नया पेन ले लेते हैं, हाँ। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया mg। और ये जो सरफेस है ये क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो n और mg एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस। अब ये जो रोड टायर है और रोड है, इनके बीच क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा, ये नेसेसरी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। कौन, ये नेसेसरी फ्रिक्शन फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस करते समय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस पे जो भी नेट फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ जा रहे हैं, वो सारे फोर्सेस का नेट फोर्स क्या होगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, लिख के रखो, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, जो भी फोर्सेस कहा जा रहे हैं सेंटर में, उसका नेट फोर्स यानी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस कंडीशन में कंसीडर अ व्हीकल मूविंग अलोंग अ रोड, आप लोग उतना लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली इक्वेशन पे जाऊंगा। हमें क्या दिख रहा है, वेट को कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, N इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, mg। W इज इक्वल टू N इज इक्वल टू mg। चलो ठीक है। अब ये सेंटर की तरफ जो जा रहा है FC इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। अब FC क्या होता है हमें पता है, mv स्क्वायर बाय r। एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, μs इंटू n। तो यहां से ये इधर जाएगा, यानी क्या है अपने पास, mg। तो ये हो जाएगा μs इंटू mg। m विल गेट कैंसल, r विल गो दिस साइड। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μs इंटू r इंटू g। मतलब v इज इक्वल टू क्या आया बेटा, अंडर रूट ऑफ μs r g। तो ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, ये हमें देखना है। तो ये जो फोर्स है बेटा, ध्यान देना, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कभी भी फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम तो वही बता रहा है। मतलब शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। चलो लेस देन और इक्वल टू की अगर मैं कंडीशन लगा दूं तो v भी अपना क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। तो अब लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि ये जो स्पीड है ये कम से कम, सॉरी मैक्सिमम इतनी स्पीड रह सकती है, मतलब इससे कम रहना चाहिए बोल रहा है। तो मैक्सिमम तो इसके बराबर ही रह सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये है भैया v मिनिमम की, सॉरी v मैक्सिमम की। v मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड के साथ हम गाड़ी को क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे। इससे ज्यादा स्पीड हुई कि गाड़ी कहाँ चली जाएंगी भैया, बाहर चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, दैट इज व्हीकल मूविंग अलोंग अ प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड। अब ये प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड की जगह अगर मैं वो रोड वर्टिकल कर दूं तो क्या होगा, वो हमें समझना है। ये क्लियर हो गया, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये मैक्सिमम स्पीड है। कौन सी स्पीड है बेटा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्पीड नहीं चलेगी। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन। चलो केस 2 है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। केस 2, व्हीकल मूविंग अलोंग वर्टिकल वॉल और वर्टिकल सिलेंडर along an inside a vertical cylinder। चलिए तो अब देखते हैं अपन, शेप नहीं क्या इसमें, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया अपना एक सिलेंडर भैया, ठीक है।
तो अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि व्हीकल इस सिलेंडर के अंदर क्या हो रही है बेटा, मूव हो रही है। तो मैं व्हीकल को कंसीडर करता हूँ बेटा एक पॉइंट मास। क्या कंसीडर कर लिया हमने, पॉइंट मास। अब ये व्हीकल का क्या होगा, सपोज एक्स, सिलेंडर का क्या हो गया, एक्सिस। अब इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस देखते हैं। इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा बेटा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, करेक्ट है। अब ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो इसको कौन अपोज करेगा बेटा, फ्रिक्शन अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शन। समझ लो कंडीशन को, है ना। अब वर्टिकल वॉल है तो उसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे। तो जो वॉल और टायर्स के बीच का फ्रिक्शन है उसे क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, मतलब वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी बच्चा अपने पास, F इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। अब F यानी क्या होता है, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, mg हो गया। क्लियर है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाय म्यू एस। ओके। अब सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स जा रहा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने पहले ही कहा आपको, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ जाता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं ऐसा बोल दूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है भैया, तो एम वी स्क्वायर बाय आर है। और एन क्या है अपने पास, एम जी बाय म्यू एस है। तो एम एम गेट कैंसिल, आर इधर चला जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, आर जी बाय म्यू एस। तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। अब यहां पे भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस इंटू एन होगा। तो वैसे भी किया तो चलेगा। तो कोई भी एक चीज है, आप ऐसा सॉल्व करते जनरली, एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू एस इंटू एन। क्लियर है। तो ये जनरली कंडीशन होती है, तो इसके बेसिस पे अपन सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे ये आता है कि v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। किसके बराबर होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। अब देखो f यानी क्या है अपने पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। f यानी क्या हो गया अपने लिए, mg हो गया। n क्या है अपने पास, एम वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, यहाँ पे r इधर चला जाएगा, आर जी बाय म्यू एस आएंगे। वही फॉर्मूला आने वाला है, कोई अलग फॉर्मूला आने वाला है क्या, नहीं। तो ये हो गई कंडीशन। तो v जो है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हुआ, अरे सॉरी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो v है अपना, जो v है वो इससे क्या रहना चाहिए बेटा, ज्यादा चाहिए, इससे कम चलेगा नहीं। तो कुछ कुछ बुक में अलग अलग वैसे, कभी फ्रिक्शन फोर्स को इक्वेट करके देते हैं या किसी को इक्वेट करके देते हैं, तो अपने पे डिपेंड करता है वो किस पे से करना है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन, दैट इज व्हीकल मूविंग इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर, इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर। क्लियर, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल सिलेंडर था और इसके पहले कौन था, हॉरिजॉन्टल, तो वहां पे जो स्पीड मिली थी वो कौन सी थी, मैक्सिमम। तो ये कौन सी हो जाएंगी भैया, मिनिमम। शुड बी इक्वल टू होना चाहिए आर जी बाय म्यू एस। अब इन दो कंडीशन के न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हो। अब आती है भैया थर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, पहले इसमें v इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। सेकेंड इसमें क्या मिल गया, आर जी बाय म्यू एस। तो यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई, जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, आर जी और म्यू पे। किस पे डिपेंड कर रही है, आर जी और म्यू पे डिपेंड कर रही है। अब आर जी और म्यू पे अगर स्पीड डिपेंड कर रही है, तो मुझे अगर स्पीड बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेडियस को बढ़ा सकता हूँ या फ्रिक्शन को बढ़ा सकता हूँ या ग्रेविटी को। बराबर है, एक मिनट पानी पी लेते। चलो देखते हैं। तो ये जो स्पीड है इसको बढ़ाने के लिए एक कंसेप्ट आया फिर, जिसके बेसिस पे हमने स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज। कैसे, तो रेडियस तो हम जगह पे डिपेंड करेगा, जी को हम बदल नहीं सकते, तो अपने हाथ में कौन सा फैक्टर जो हम इजीली बदल सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो उसको बदल के स्पीड को बदलने के लिए एक कंडीशन आई जिसे बोला जाता है भैया क्या, तो बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोला जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड यानी क्या, अगर ये रोड है अपना, अगर मैं इस आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा दूं,
और ऐसा कर दूं, तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर उठाया कुछ हाइट h से। रोड की लेंथ वही है, ठीक है। तो व्हेन आउटर एज इज लिफ्टेड अबव द इनर एज बाय एन सर्टेन एंगल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हाइल टेकिंग अ टर्न, इसको बोलते हैं क्या, बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, एक तो स्पीड बढ़ाना है ना, और गाड़ी स्पीड होके बाहर ना चली जाए अगर प्लेन रहा रोड और गाड़ी की स्पीड ज्यादा रही तो, इसलिए क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड होता है। तो इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा बेटा, एक डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड आएगा या फिर आएगा स्टेट नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग। तो ऐसे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये समझ लेना है, ठीक है। तो जो मैंने थियोरेटिकली बातें करी वही है, क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या बोलेंगे बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो ये बैंकिंग के बाद अपनी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए हमें डेरिवेशन देखना पड़ेगा। क्या देखना है, इसी चीज का डेरिवेशन देखना है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला एक देखूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। sin थीटा इज इक्वल टू h/l, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l sin थीटा। ये ध्यान में रखना है, h इज इक्वल टू क्या होगा, l sin थीटा। ये न्यूमेरिकल में आता है, कहाँ आता है बेटा, न्यूमेरिकल में आता है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ बैंकिंग हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, किसका, मैक्सिमम स्पीड का। चलो, और उसे डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में। तो देखते हैं, बढ़िया है वो। चलो समझने की कोशिश करो। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, ऐसा भी बोलते हैं। चलिए बढ़िया है, समझने की कोशिश करते हैं। अब एंगल ऑफ बैंकिंग भी निकालेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड भी निकालेंगे इसी डेरिवेशन में, ठीक है। तो वो हेडिंग आप लोग देख लो कुछ भी। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन सॉल्व करूंगा, दूसरी अपने आप मिल जाएंगी। तो हम बोल रहे कंसीडर अ व्हीकल मूविंग अलोंग अ बैंक्ड रोड। रोड कैसा है भैया, ऑलरेडी बैंक्ड हो चुका है। चलिए, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, क्लियर, ठीक है। अब इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस के बारे में अपन सोचते हैं। कंसीडर अपन लिख सकते हैं, कंसीडर व्हीकल ऑफ मास m kg मूविंग अलोंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस r xyz, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो कंसीडर का, मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट हमेशा कहाँ एक्ट होगा भैया, नीचे, क्लियर। और इस सरफेस को परपेंडिकुलर कौन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जाएगा हमेशा। कौन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको हम दो वे से कंसीडर कर सकते हैं, एक तो नीचे या फिर ऊपर। तो फिलहाल हम नीचे की साइड उसका फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे रोड के अलोंग क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा इधर सेपरेट निकाल लेता हूं। ये कौन हुआ भाई साहब, नॉर्मल रिएक्शन। ये कौन हुआ अपना वेट mg। ये कौन आया अपना फ्रिक्शन F। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या फोर्सेस। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। चलिए, अब होगा क्या, अब ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल अपने आप क्या बन जाएगा बेटा, थीटा। अब इस प्लेन को उठा के आपने इतने एंगल से हटाया तो ये परपेंडिकुलर भी उतने ही एंगल से हटेगा, मतलब यहां पे भी एंगल कितना बनेगा भैया, थीटा बनेगा। क्लियर है। तो जिसके साथ एंगल रहता है कोई भी कंपोनेंट, जिसके साथ क्या होता है बेटा, एंगल होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे, साइन कंपोनेंट। एफ साइन थीटा, इधर एफ कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके दो एंगल है तो मैं इसके दो कंपोनेंट बना लूंगा। एफ इसके साथ जा रहा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर जा रहा है तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। वही इस एन के भी मैं दो कंपोनेंट बना लूंगा, जिसके साथ एंगल है वो कौन बन जाएगा अपने लिए, एन कॉस थीटा। ये कौन बन जाएगा भैया, एन साइन थीटा। मैं फोर्स पे भी बता सकता ना, लेकिन फोर्स के मैंने इधर बता दिए। चलो, ये हो गए अपने कंपोनेंट्स, क्लियर। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा, स्पीड निकालनी। क्या निकालनी है, स्पीड। तो यहाँ पे फोर्सेस हमें दिख गए क्या क्या थे, वेट, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन।
तो फ्रिक्शन फोर्स के हमने दो कंपोनेंट बना लिए, एक साइन कंपोनेंट बना, एक कॉस। वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट बना लिए, एन कॉस बना लिया और एन साइन बना लिया। अब हमें क्या दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का जो ये कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, किसे बैलेंस कर रहा है, एफ साइन थीटा और एम जी को। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो मैं एम जी अगर इधर ला लूँ तो ये हो जाएगा भाई, सॉरी एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा इधर ला लूँ तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है बेटा, क्लियर। ऐसे ही दूसरा, सेंटर की तरफ कौन कौन जा रहा है भैया अपने पास, देखिए सेंटर की तरफ अपना कौन जा रहा है, एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो हमने क्या बोला है, सेंटर की तरफ जो भी फोर्सेज जाएंगे वो क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो बढ़िया, तो ये जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं कौन कौन जा रहा है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बे, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस इक्वेशन को 1 बोल दो, इस इक्वेशन को 2 बोल दो। क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 कर देता हूं, क्योंकि हमें तो स्पीड का इक्वेशन बनाना है ना भैया। किसका इक्वेशन बनाना है, स्पीड का। तो देखिए, चलो अब पेन थोड़ा बदल देता हूं, हाईलाइट हो जाना चाहिए इसलिए। तो मैं करता हूं भाई साहब, एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी इक्वल टू में क्या दिखेगा मुझे, ये दिखेगा पहले एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। डिवाइड में कौन दिखेगा भैया, डिवाइड में दिखेगा ये एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ पे एम एम क्या हो गया, कैंसल। तो ये बन जाएगा भैया वी स्क्वायर बाय आर जी। अब इधर ये क्या रहेगा अपना, एन साइन थीटा। अब एफ यानी क्या होता है हमें पता है, म्यू एस इंटू एन, तो कॉस थीटा हो गया। नीचे एन कॉस थीटा माइनस एफ की जगह पे फिर से हाँ म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। चलो ये तो सबको समझ में आ गया क्या किया मैंने, एन एफ की जगह पे कौन आ गया बेटा, म्यू एस इंटू एन आ गया बस। अब यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एन तो कॉमन निकल जाएगा, साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, एन कॉस थीटा को कॉमन निकालता हूँ। किसको कॉमन निकालते हैं, एन कॉस थीटा को। देखते हैं क्या होगा। चलो तो ये बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी, वैसे के वैसा। अब न्यूमरेटर से एन कॉस थीटा कॉमन, यहाँ एन कॉस थीटा है क्या भैया, तो यहाँ कौन बचेगा, एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा। देख लो क्या बचेगा, एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा, क्योंकि एन कॉस थीटा था नहीं, प्लस यहाँ पे एन कॉस थीटा था तो ये म्यू एस वैसे के वैसा। अब नीचे देखो, एन कॉस थीटा यहाँ पे था तो यहाँ पे कौन आएगा 1 माइनस म्यू एस, यहाँ पे भी कौन बचा, एन साइन थीटा बाय एन कॉस थीटा। अब एन एन कैंसल, एन कॉस थीटा का आ गया ऊपर का और नीचे का एन कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसल। तो बचा कौन बेटा, देखिए अभी, चलो देखते हैं, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू कौन बचा, tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो ये जो स्पीड आई बेटा, ये कब आई, जब हमने फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कंसीडर करा, नीचे की तरफ। तो ये जो स्पीड की कंडीशन है ये है बेटा मैक्सिमम स्पीड। कौन सी हुई, मैक्सिमम स्पीड। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। तो देख लेते, हमने एक व्हीकल कंसीडर करी, जिस कहा तो एक बैंकिंग रोड है जिसका एंगल कितना है, थीटा, वहां पे टर्न ले रहा है, एम जी उसका वेट हो गया, एन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। हमने सभी फोर्सेस बताया। अब अपवर्ड वाले फोर्सेस ने किसको बैलेंस किया, डाउनवर्ड वालों को। और जो फोर्सेस सेंटर की तरफ भाग रहे थे उन सब ने मिलकर हमें क्या प्रोवाइड किया बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। तो ये दो इक्वेशन हुई, इसको हमने इस इक्वेशन से क्या करा, डिवाइड करा, एम वी स्क्वायर बाय आर बाय एम जी। कंसिडर वाला पार्ट आप लोग पढ़ सकते हो किसी भी बुक में, कैसे पढ़ो सेम ही है।
ठीक है। तो वी स्क्वायर बाय क्या हो गया बेटा आर जी, तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एफ की जगह पे कौन आया म्यू एस इंटू एन, तो एन कॉस थीटा माइनस क्या बन गया म्यू एस के एन साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकाला ऊपर और नीचे से एन कॉस थीटा को कॉमन निकाल के हटा दिया तो वो चला गया, तो मिला क्या दिख रहा है। तो ये जो स्पीड है बेटा ये मैक्सिमम, अगर मैं इसी क्वेश्चन में इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या कर देता हूं बेटा चेंज कर देता, अब ये दूसरा डेरिवेशन बन जाए, तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या होगा, जहां जहां माइनस था वहां क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, जहां जहां माइनस था वहां पे क्या हो जाएगा प्लस, और जहां पे प्लस था वहां पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस। समझ में आया। तो जब ऐसा करेंगे हम फ्रिक्शन को अवे लेंगे तो वो मिलेंगी बेटा कौन सी स्पीड, मिनिमम स्पीड। कौन सी स्पीड मिलेंगी, मिनिमम स्पीड। अब इसको हम आगे कैसे लिखते हैं तो देख लिए, हमें v इज इक्वल टू क्या मिला बेटा आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब इसी में अगर मैं माइनस साइन डाल दूं और यहाँ पे प्लस डाल दूं तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, और माइनस लिया ऊपर और नीचे प्लस लिया तो ये मिनिमम। तो अगर मैं tan थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूं, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा को क्या कर देते हैं 0, तो ये v इक्वल टू अंडर रूट हो गया v स्क्वायर की वैल्यू। थीटा अगर मैं 0 पुट कर दूं तो v इक्वल देखो क्या बचेगा आर जी tan थीटा ही बचेगा, ठीक है, सॉरी आर जी गलत लिख लिया, तो क्या बचेगा tan थीटा 0 करेंगे तो म्यू एस आर जी बचेगा बेटा, क्या बचेगा म्यू एस आर जी, जो कि अपना प्लेन रोड के लिए ऑलरेडी आ चुका था, आया था कि नहीं म्यू एस आर जी। तो इस पे से अब ये जो पूरी टर्म है इसको हम बोल देते हैं बेटा क्या, तो म्यू लेट ये जो पूरा टर्म आता है tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं म्यू, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाता है भैया म्यू आर जी। क्लियर है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 हुआ, मतलब इफ म्यू एस इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो v इज इक्वल टू बन जाता है भैया आर जी tan थीटा, और इस पे से हमें tan थीटा का फॉर्मूला मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या मिलता है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। देखो v का रिलेशन आया, ऊपर प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का नीचे प्लस कर दिया, तो ये मिनिमम हो जाएंगे या तो मैक्सिमम, तो ऊपर मैक्सिमम है नीचे के साइन के हिसाब से मिनिमम है। लेकिन अब मैं इस पूरे ब्रैकेट को एक नया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नाम दे दिया म्यू, तो v क्या बन गया अंडर रूट म्यू आर जी। वही अगर इस इक्वेशन में जो भी रोड आपने चूज किया, बैंकिंग तो दे दिया लेकिन स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है 0 है, फिर भी हमें स्पीड मिलेंगी दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, और v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। मतलब थीटा जितना बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भले ही कम हो, लेकिन अगर थीटा बढ़ाते तो अपने आप कौन बढ़ते जाएगा भैया, स्पीड बढ़ते जाएंगी। कौन बढ़ते जाएंगी, स्पीड। तो ये होती है कंडीशन फॉर व्हाट, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो सबको समझ में आ गया होगा, तो आप रिवर्स फॉरवर्ड करके फिर से एक दो बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखा, मैंने प्योरली डेरिवेशन की इक्वेशंस पे फोकस किया हूं। तो ये हो गए बेटा काय के यूसीएम के एप्लीकेशन, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितनी केसेस है, फिर 3 केसेस है। एक व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड, एक व्हीकल मूविंग अलोंग वर्टिकल सरफेस, अनदर वन इज व्हीकल मूविंग अलोंग अ बैंक रोड। तो ये बैंकिंग की भी कंडीशन अपनी हो गई। तो इसके न्यूमेरिकल अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। मैक्सिमम पूछे तो क्या होता है, फ्रिक्शन हम नीचे की तरफ लेते हैं, मिनिमम के टाइम पे फ्रिक्शन हम ऊपर की तरफ लेते हैं। चलिए बढ़िया, तो ये हो गया। अब आता है बेटा नॉन यूसीएम। कौन सी मोशन आती है, नॉन यूसीएम। अब नॉन यूसीएम क्या होता है, तो नॉन यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहती नहीं, तो दैट इज वर्टिकल सर। अगर मैं एक स्ट्रिंग लूं, उसे कोई स्टोन बांधू और उसे ऐसे करूं, तो पहले जाएगा फिर वापस आएगा, और फोर्स लगाएंगे और ऊपर जाएगा वापस आएगा, एक फोर्स के बाद वो पूरा ऐसा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो जब सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये जो नीचे का पोजीशन है यहाँ पे स्पीड ज्यादा रहेगी और ऊपर के पोजीशन पे स्पीड कम रहेगी, मतलब ये ऐसे सर्कुलर मोशन होगी।
मतलब हर पॉइंट पे स्पीड क्या होती रहेंगी बेटा, वेरी होती रहेंगी। तो ऐसी मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट न रहते हुए उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बदलता है, ऐसी मोशन को हम बोलते हैं बेटा नॉन यूसीएम। क्या बोलेंगे, नॉन। तो इन हियर वी कंसीडर टू केसेस, एक कंडीशन है जो अपन खुद एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रिंग, उसको एक बॉब या मास कनेक्ट किया वो, और एक मास टाइड टू अ रॉड, ऐसी दो कंडीशन हमें पढ़ना है। तो पहली केस हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो मास टाइड टू ए रॉड की कंडीशन। चलो, ये भी सिंपल है बेटा। सर आप कंसीडर क्यों नहीं लिख रहे, थ्योरी नहीं, बेटा इतना लिखते रहूंगा तो वीडियो कितना बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को ही बोर होगा फिर देखना, तो इसलिए बेटर है सिंपल वैसे करें अपन। तो चलिए अपन कंसीडर करते हैं कि एक स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, जिसको हमने क्या कंसीडर लगा दिया बेटा, मास। अब ये जो मास है ये क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो मैं डायरेक्टली यहां से लेता हूं, थोड़ा डायग्राम अच्छी आई तो अच्छा लगता है। चलो बढ़िया, चलिए तो ये हो गया इसका सेंटर। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से क्या कनेक्टेड है भैया, एक मास लगाया है। क्या लगाया है, एक मास लगाया है। अब इस मास को हम क्या दे रहे हैं, मोशन दे रहे हैं, वेलोसिटी, सो दैट ये कहाँ जाए, सर्कल परफॉर्म करे। यहाँ गया और एक यहाँ पे गया, तो इस टॉप मोस्ट पोजिशन को हम बोल देंगे ए, बॉटम मोस्ट को बोल देंगे बी, इन इस मिड वे को बोल देंगे भैया सी। अब हर एक पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो यहाँ की स्पीड को हम बोल देते हैं वी ए, यहाँ की स्पीड को हम बोल देते हैं वी बी, यहाँ की स्पीड को हम बोल देते हैं सी। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है भैया, तो यहाँ पे हम कंसीडर तो कर लिए, लेकिन हम कौन सी स्पीड निकालेंगे, उसकी मिनिमम स्पीड एट ईच पोजीशन निकालेंगे। कौन सी स्पीड निकालेंगे बेटा, मिनिमम स्पीड एट ईच पोजीशन। तो अच्छे से समझना है, आसान कंसेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब पहले अपन ऊपर की पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर तो हो गया, इसका क्या रहेगा बेटा, मास रहेगा m, करेक्ट है। तो मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r, रेडियस कितनी ले ली उसकी, r ले लिए, ठीक है। इज वर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल, किसमें वर्ल्ड किया, वर्टिकल सर्कल। तो ये पे एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो इस सर्कल कंप्लीट करते समय अब हम क्या बोलेंगे, उसकी पोजीशन क्या है, a। तो मैं बोलता हूं सपोज एट पोजीशन ए। चलो ए यानी कौन सी पोजीशन हो गई बेटा, टॉप मोस्ट पोजीशन हो गई। तो ए पोजीशन में क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। चलो एट पोजीशन ए हमें फोर्सेस कौन से दिख रहे हैं भैया, देखिए, तो इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा mg। और ये जो स्ट्रिंग है इसमें भी क्या रहेगा बेटा, टेंशन रहेगा। क्या रहेगा, टेंशन TA बोल देते हैं, क्लियर। अब ये दोनों टेंशन, अब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मास है, तो टेंशन हमेशा एक्स अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये भी नीचे है और वेट भी कहाँ जा रहा है, नीचे। तो दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सेंटर। हमने क्या बोला, जो भी फोर्सेस सेंटर की तरफ जाते हैं वो दोनों मिलके क्या देते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन सिंपल हो गई अपनी। तो एट पोजिशन ए हमें क्या दिखा, mg प्लस TA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mva²/r, क्लियर। तो अगर मैं अभी इसमें एक कंडीशन डाल दूं, मिनिमम टेंशन, तो इस पोजीशन पे मिनिमम टेंशन कम से कम कितना रह सकता है, 0। आपने ऐसा स्टोन किया, यहाँ पे टेंशन 0 हो गया, नीचे आ गया। तो यहाँ पे कम से कम स्पीड जो, सो दैट ये आगे चल के क्या परफॉर्म करे, सर्कल परफॉर्म करे। क्या परफॉर्म करे बेटा, सर्कल। तो यहाँ पे कम से कम टेंशन कितना हो सकता है, TA, तो 0 फॉर VA को क्या बोल देंगे अपन अभी, VA मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, VA मिनिमम TA इज इक्वल टू 0। जब टेंशन TA 0 होगा तब VA किसके बराबर हो जाएगा, V मिनिमम। तो ये क्या बनेगा, mg इज इक्वल टू क्या बन गया, mva² बाय r हो गया।
तो यम यम कैंसिल, आर इधर चला जाएगा। तो वी ए कौन सा है, ये मिनिमम वाला। तो वी ए मिनिमम, कम से कम स्पीड क्या होगी, आर इधर चला जाएगा, आर जी स्क्वायर इधर चला गया, तो अंडर रूट आर जी। तो कम से कम इस पोजीशन पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी। मैं वर्ड पे ध्यान दो, कम से कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा रही तो चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार यही रहेंगी, नॉट नेसेसरी। अब यहां से हम कहा गए भैया, ए से बी पे गए। अब ए के पास अगर मैं इस पॉइंट को, ध्यान देना बराबर से, ये जो बी पॉइंट है इसको डाटम कंसीडर करते हैं, तो यहां से इसकी हाइट टोटल कितनी होंगी भैया, ट्वाइस आर। और बी के कंपेरेटिव सी पोजीशन की हाइट कितनी होंगी भैया, आर होंगी। कितनी होंगी, आर होंगी। तो अब हम बी पोजीशन पे आते हैं। तो बी पोजीशन पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से, तो एक तो उसका खुद का वेट है भैया, कहा जा रहा है नीचे। अब टेंशन टी ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर, तो इधर जाएगा, स्ट्रिंग इस साइड है तो ये हो गया। अब नेट फोर्स क्या बचेगा, टीबी माइनस एम जी। टीबी और एम जी का डिफरेंस हमें क्या देगा, सेंटर की तरफ फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब हम बोलेंगे एट, समझ लो बराबर से, पोजीशन क्या बोल रहे भैया, बी। एट पोजीशन बी टीबी ऊपर है सेंटर की तरफ, माइनस एम जी है, और ये दोनों मिलके क्या दे रहे भैया, एम वी बी स्क्वायर बाय आर। समझ में आया, टीबी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। अब ये जो वी बी है ये हमें निकालना है, तो मिनिमम कंडीशन निकालेंगे। उसकी कौन सी कंडीशन निकालेंगे अपन, मिनिमम की निकालेंगे, मैक्सिमम की तो निकालना नहीं है, बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। चलो अब क्या होगा फिर, हमें इसकी मिनिमम की कंडीशन निकालना है। तो अब अपने पास क्या क्या है, इस ए पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट है तो इसके पास स्पीड है, मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है भैया, काइनेटिक। बी के मुकाबले ये 2r इतनी हाइट पे, मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। इतनी एनर्जी लेके ये ऐसा नीचे आएगा नहीं, यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब टोटल एनर्जी ये है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इतनी एनर्जी के साथ ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, फिर यहां से उसी एनर्जी के साथ कहा जाएगा ऊपर जाएगा। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसकी जो काइनेटिक और पोटेंशियल वो बी की काय में बदल जाएंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल में। तो हम बोलेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। तो हम बोलेंगे एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। तो ए के पास कौन सी एनर्जी है भैया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए है। वही बी के पास कौन सी है, सिर्फ काइनेटिक। तो ए की एनर्जी क्या होंगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी इंटू हाइट कितनी है, 2r है, इधर क्या आएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो अगर मुझे वी ए मिनिमम पुट कर दूं तो वी बी मिनिमम मिलेगा। तो मैं बोलूंगा एट वी ए इज इक्वल टू वी मिनिमम इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट आर जी। तो वी बी भी क्या हो जाएगा भैया, मिनिमम वाला हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्पीड किसी ले रहे हैं अपन, मिनिमम। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना हाफ एम वी ए का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर यानी क्या होगा, आर जी। वी ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बेटा अपने लिए, आर जी, ठीक है, प्लस एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ यम वी बी, कौन सा, मिनिमम, इसका स्क्वायर। तो अब यम यम क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा, आर जी, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4r जी इज इक्वल टू क्या बचेगा, वी बी कौन सा, मिनिमम, उसका स्क्वायर। तो 4 और 1 5, तो वी बी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5r जी। तो वी बी मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 5r जी। मतलब एट बॉटम मोस्ट पोजीशन, जैसे एट पोजीशन ए था वैसे एट पोजीशन बी, यहाँ पे कम से कम कितनी स्पीड मिलनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5r जी, इतनी स्पीड मिलनी चाहिए। तब जाके ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा बेटा, सर्कल परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा, सर्कल। तो ये ध्यान में रखो, मैं मिनिमम निकाल रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा रहा तो चलेगा, लेकिन इससे कम रहा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सी के पास जाऊं तो क्या होगा, देखिए अब बी के पास कौन सी एनर्जी है भैया, काइनेटिक।
यहां से मैं सी के पास गया तो सी के पास कौन सी एनर्जी होंगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इन दोनों के बीच भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगेगा, देखते हैं अभी अपन। देखो मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं शेप एक समझने के लिए। चलिए ठीक है, चलो अब अपन कहाँ पे भैया, बी पे है। अब बी से हम कहाँ गए, सी पे। अब बी के मुकाबले सी की हाइट कितनी है, आर। अब मैं क्या बोलूंगा, एनर्जी एट सी इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। अब सी के पास एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बी के पास कौन सी है भैया, तो सिर्फ काइनेटिक है। तो यहां पे क्या आएगा, ये आएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल क्या होगा, एम जी इंटू आर, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, आर। इधर बी के पास क्या रहेगा, सिर्फ हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब वी बी मिनिमम वाला पुट करेंगे, एट वी बी इज इक्वल टू वी मिनिमम, बी मिनिमम इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट ऑफ 5 आर जी। वी सी भी किसके बराबर हो जाएगा, वी सी मिनिमम के बराबर। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बनेगा भैया, हाफ एम वी सी कौन सा हो जाएगा, ये मिनिमम, उसका स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, हाफ एम इंटू 5 आर जी। अब यम यम दोनों साइड से कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो वी सी मिनिमम का स्क्वायर है ही, प्लस यहाँ पे क्या है आर जी, इधर क्या है 5 आर जी, और 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण 2 आर जी हो गया, उधर जाएगा तो वी सी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा बे, 3 आर जी हो जाएगा। तो वी सी मिनिमम इज इक्वल टू कितना आया भैया, अंडर रूट ऑफ 3 आर जी आया। क्लियर है, यस और नो। तो ये हो गई मिनिमम। तो इस पोजीशन की कम से कम स्पीड कितनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी चाहिए। इस पोजीशन पे कम से कम स्पीड कितनी चाहिए, 5 आर जी चाहिए। और इस पोजीशन पे कम से कम स्पीड कितनी चाहिए, 3 आर जी। अब इस पोजीशन के लिए टेंशन का इक्वेशन देखो, वेट कहा जा रहा है भैया नीचे, टेंशन कहा जा रहा है सेंटर। तो ये पोजीशन के लिए, मिडवे पोजीशन के लिए एट पोजीशन सी, टी सी किसके बराबर हो जाएगा, एम वी सी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो ये ध्यान में रखना ना भूले। क्लियर। अब इधर पहले जाते हैं। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या क्या था बेटा, ये एक था टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर, और ये था एम जी प्लस टी ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर इन दोनों की हम एडिशन कर दे, क्या कर दे, इन दोनों की एडिशन, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी टेंशन का इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए, तो ए पोजीशन पे अपने पास क्या था बेटा, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर। बी पोजीशन पे क्या था, टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय आर। दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू एम बाय आर कॉमन, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर मतलब आर जी प्लस 5 आर जी। 5 और 1 कितना हो गया, 6 एम आर जी, आर आर कैंसल, तो टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू कितना आया बे, 6 एम जी आया। कितना आया, 6 एम जी। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंशन। कभी कभी ये पूछ सकते हैं, तो सिंपल है। दिस इज ऑल अबाउट विच मोशन, वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन। समझ में आ गया बेटा, सबको क्लियर है। तो दिस इज वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन। उसमें भी कौन सी कंडीशन पढ़ी बेटा अपन ने, व्हेन मास इज टाइड टू अ स्ट्रिंग की कंडीशन पढ़ी। ओके ठीक है, अब हम जाते हैं आगे। जब स्ट्रिंग की जगह पे कौन आएगा बेटा, रॉड आएगा। स्ट्रिंग की जगह पे कौन आएगा, रॉड आएगा। ठीक है, 1 मिनट के बाद देखते हैं। अब देखते बेटा अपन कंडीशन किसकी, स्ट्रिंग की जगह पे रॉड रहा तो देखते हैं, समझते हैं और ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो
बस 1 घंटे के आसपास वीडियो हो गया है, कम से कम 1.5 घंटा तो चलना ही है। चलो अभी देखते हैं अपन। अब अगर मैंने स्ट्रिंग की जगह पे रॉड कनेक्ट कर लिया बेटा, क्या कनेक्ट कर लिया, रॉड, और इसको मैंने कौन सी मोशन दे दी भैया, सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन दे दी, सर्कुलर मोशन। समझ लो फटाफट, ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन और ये सी पोजीशन। अब क्या होगा, अब रॉड रहने के कारण बेटा यहाँ पे टेंशन का रोल तो खत्म हो गया, तो इसको आगे आने के लिए वीए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वीए क्या हो जाएगा, बाकी की कंडीशन में ऐसे ही करना है, वीए क्या हो जाएगा, 0। अब वीए 0 फिर तो काइनेटिक और पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे वीए क्या हो गया, 0। ठीक है, तो क्या था अपने पास, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर, ये अपने पास था। तो यहाँ पे वी ए ही 0 हो गया, टेंशन तो है ही नहीं, टी ए 0 है, सीधा सीधा फोर्स कौन सा रहेगा, इसका खुद का वेट, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा रॉड। अगर ये अपने आप नीचे आया तो फिर से मैंने अगर इक्वेशन लिया कौन सा, एनर्जी एट ए, समझने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, एनर्जी एट बी, तो ए के पास कौन रहेगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r रहेगा। कौन रहेगा बे, एम जी इंटू 2r रहेगा। ठीक है, इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर रहेगा। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि वी ए 0 है, यम यम कैंसिल हो जाएंगे, 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4r जी इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। तो वी बी इज इक्वल टू कितना बे, अंडर रूट 4r जी, 5 की जगह 4 आ गया, 1 से ये कम हुआ तो ये भी 4 आ गया। वैसे ही बी और सी को इक्वेट करेंगे तो वी सी कितना आएगा, 3r जी की जगह पे 2r जी आ जाएगा। समझ में आया, उसी प्रकार सॉल्व करना है भैया, सिर्फ स्ट्रिंग की जगह पे कौन आया, रॉड आ गया। तो फर्क क्या पड़ा, रॉड के कंडीशन में वी ए क्या हो गया, डायरेक्टली 0, तो इसलिए उसको कंसिडर करने की जरूरत है नहीं, तो सिंपली एनर्जी वाले इक्वेशन ये आ जाएंगे। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन आती है, अगर कोई व्हीकल ऐसे स्पीड ब्रेकर, अभी देख लेते हैं अपन आगे, चलो ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, स्पीयर ऑफ डेप्थ इज एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा, स्पीयर ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो ऐसा गोला होता है, सर्कस में रहता है, जिसमें मोटरसाइकिल ऐसी वर्टिकल इसमें घूमती है, तो उसे बोलेंगे स्पीयर ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो ये हुआ भैया एक पार्ट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एक और एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं पेंडुलम। क्या बोलते हैं बेटा, पेंडुलम। लेकिन कौन सा, कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। तो उसका डेरिवेशन देख लेते हैं, चलिए। अब पेंडुलम क्या होता है, एक फिक्स एंड है, इसको एक हमने बॉब कनेक्ट किया, इसको एक ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया, तो ऐसी 2 पोजीशन के बीच ये ऑसिलेट हो रहा है वर्टिकल प्लेन में। अगर वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग है और इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड ए सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे, सिंपल। वही अगर मैं उसे पकड़ के ऐसे घुमाऊं सो दैट ये जो नीचे का बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करे, देन इट बिकम्स कोनिकल पेंडुलम। क्या बनेगा, कोनिकल पेंडुलम। मतलब अगर मैंने ऐसा पकड़ा और इसे ऐसे रोटेट किया कि इसने क्या बना दिया, एक नीचे ऐसा सर्कल बना दिया, तो इसको बोलेंगे भैया हम कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलेंगे, कोनिकल पेंडुलम। तो हमें इसका टाइम पीरियड देखना है। क्या देखना है, इसका टाइम पीरियड। तो देखते हैं अभी, चलो। तो आप लोग सबको पता है, सिर्फ अभी इसका डेरिवेशन देखते हैं। चलो, शेप में से कोई शेप मिलता है क्या, देखिए अपन, नहीं मिलेगा। चलो इस शेप को ड्रॉ करके देखते हैं। चलो बढ़िया, जम जाएगा अपना काम। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया एक्सिस बेटा, यहाँ पे अपना फिक्स है, ये हो गया अपना बॉब, जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसकी रेडियस है r, इस स्ट्रिंग की लेंथ है भैया l। क्लियर। और ये सेंटर से ये हाइट जो है ये है कितनी, h। क्लियर हो गया। अब इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस देखते हैं। तो इसका खुद का वेट कहाँ जाएगा भाई साहब, नीचे जाएगा।
ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या रहेगा, टेंशन रहेगा, क्या रहेगा, टेंशन, तो इसको T0 बोल देते हैं। अब ये वर्टिकल एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है बेटा, सेमीकोन एंगल थीटा, तो अपने आप यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये जो T0 है इसके साथ एंगल है तो ये कौन बन जाएगा, T0 cos थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं है तो ये बन जाएगा अपना T0 sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये T0 cos थीटा कहा जा रहा है बेटा ऊपर, वेट कहा जा रहा है नीचे। अब कंसीडर वाला पार्ट आप सबको पता है, कंसीडर अ सिंपल कोनिकल पेंडुलम, लेट m बी द मास ऑफ बॉब, mass of bob, r radius of circle performed by bob, l length of string, थीटा सेमीकोन एंगल, ये आप सब लिख सकते हो। तो इसकी मैं ज़्यादा पीछे पढ़ूंगा नहीं, मैं फोर्सेस पे फोकस करूंगा। तो T0 क्या है बेटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग है जिसके दो कंपोनेंट बने, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वर्टिकल ऊपर जा रहा है ये किससे बैलेंस कर रहा है बेटा, वेट को बैलेंस कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, T0 cos थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, ये जो सेंटर की तरफ जा रहा है बेटा T0 sin थीटा, हमेशा पता है हमें सेंटर की तरफ जाने वाली चीज हमें क्या देती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको मैं लिखता हूं mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं तो ये हो जाएगा भैया sin थीटा बाय cos थीटा, क्योंकि T0 क्या हो गए, कैंसल। इधर कौन बचेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, नीचे कौन बचेगा, m इंटू जी, तो m कैंसल, तो g इधर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना भैया, तो g साइन थीटा, r नीचे चला जाएगा तो ये हो गया r cos थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू बना अंडर रूट ऑफ g साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। क्लियर है? अब इस ट्रायंगल पे देखते हैं हम, इस पे से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये कौन है भैया, थीटा, ये कौन है यल, ये कौन है आर, ये कौन है एच। तो साइन थीटा क्या होता है बे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो आर बाय यल। साइन थीटा क्या होगा, आर बाय यल हो जाएगा। वही कॉस थीटा अगर मैं लिखूँ तो कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन, मतलब एच बाय यल। तो अगर मैं ये यहाँ पे पुट करता हूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ जी इंटू साइन थीटा की जगह आर बाई एल, नीचे कौन है आर कॉस थीटा, तो आर आर गेट कैंसल। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में कौन बचा, जी डिवाइड बाई एल कॉस थीटा। अब ओमेगा पे से हमें क्या निकालना बेटा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सबको पता है, बताया नहीं वन शॉट में तो क्या आएगा नहीं, ये तो पूरे फिजिक्स में यूज करते हैं अपन, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। सिंपल। है इसका उल्टा कौन होता है बे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी इक्वल टू क्या होगा, 1/t, मतलब 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? दिस इज कोनिकल पेंडुलम। कौन था ये, कोनिकल पेंडुलम। सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं, कंसीडर का पार्ट पढ़ लो, सिर्फ डेरिवेशन तो यही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस थोड़ी ना, बस फोर्स की कंडीशन समझ में आनी चाहिए। दिस इज इट फॉर सर्कुलर मोशन। अब एक लास्ट में मैं बता देता हूं कि टाइप ऑफ न्यूमेरिकल किस किस पे आएंगे बेटा। तो जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत है सॉल्व न्यूमेरिकल कर लो, ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बिकॉज मैक्सिमम वेटेज फॉर न्यूमेरिकल इज 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल मोस्टली आएगा नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स उसके साथ 2 मार्क की थ्योरी, ये पैटर्न चल रहा है। तो सॉल्व वाले सिंपल न्यूमेरिकल एटलीस्ट तो भी करना चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब टॉपिक जितने पढ़ा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइप 1 न्यूमेरिकल किस पे आएंगे मैं बता दे रहा हूं, टाइप वाइज ध्यान में रखना। टाइप 1 न्यूमेरिकल आएंगे बेटा काय पे, तो काइनेमेटिक इक्वेशन पे, यानी बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है। दूसरे टाइप 2 में आएगा बेटा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ओके। टाइप 3 में आएंगे बेटा कंडीशंस पे, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। तो एक तो स्ट्रेट रोड वाला व्हीकल का है ना, वर्टिकल वाला, वर्टिकल सिलेंडर वाला, उसके बाद बैंक्ड रोड। कौन सा रोड है बेटा,
बैंक्ड रोड, ये तीसरी कंडीशन। तो ये हो गया टाइप 3। उसके बाद आएगा बेटा टाइप 4 वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, एंड टाइप 5 पेंडुलम पे। क्लियर है? चलो, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में का एक पार्ट जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है उसको समझ लो, है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। जनरल कंडीशन बोलते हैं उसे। कौन सी कंडीशन बोलते हैं बेटा? जनरल कंडीशन बोलते हैं, समझ लो सिर्फ। अब हमने ये तो निकाल लिया था बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि बॉटम मोस्ट पोजीशन पे क्या होगा, वर्टिकल ऊपर पे क्या होगा, नीचे। लेकिन अगर कोई इन बिटवीन पोजीशन दे दी, अब इसकी हमें स्पीड निकालनी है तो ये भी तो हमें आना चाहिए, तो इसको समझ लो। सपोज यहां से इसकी हाइट कितनी है h, यहाँ की स्पीड ले लेते अपन vd, इसको d पॉइंट बोल देते। ये कौन था अपने लिए? c था, ये b था और ये था। चलिए, अब b और d के बीच अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, ध्यान देना भाई ये रेडियस है, ठीक है। नीचे से इसका एंगल पकड़ लेते बेटा अपन थीटा। क्या पकड़ लिया? थीटा। तो ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगा? r माइनस एच। कैसे? तो ये पूरा रेडियस है, ये हाइट क्या कर दी हमने, इसमें से माइनस कर दी। समझ में आया? अब इक्वेशन क्या बनेगा? वही इक्वेशन लगाते हैं अपन, एनर्जी एट b इज इक्वल टू एनर्जी एट d। तो b के पास कौन सी एनर्जी है भैया? हाफ एम वी बी स्क्वायर। डी के पास कौन सी रहेंगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाफ एम वी डी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच। दोनों साइड से यम यम कैंसल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर प्लस जी इंटू एच। तो वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? वी बी स्क्वायर माइनस जी इंटू एच। तो मतलब अगर आपको बॉटम की स्पीड पता है इस पोजीशन की, तो इस पे से आप कोई भी एंगल थीटा ये कितना भी रह सकता है, लेकिन कहाँ से गिना होना चाहिए? नीचे से। तो उसकी आप स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन अब एच हर बार पता थोड़ी ना रहेगा, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया तो उसकी हाइट थोड़ी ना पता रहेंगी। अब एच के लिए कंडीशन देखो, इस पे से ही क्या बनती है? ट्रायंगल दिख रहा है? अब दिख रहा है तो ये कितना है? r माइनस एच। इधर कितना है? r। तो cos थीटा क्या होता है भाई साहब? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा r माइनस एच बाय आर। तो r इधर चला जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस एच। एच इधर ला लेंगे, ये उधर जाएगा, r माइनस आर cos थीटा। तो r कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस cos थीटा। तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो वी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? वी बी स्क्वेयर माइनस जी इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले पे से आप किसी भी पोजीशन की स्पीड निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गए तो थीटा 90 हो जाएगा, तो 90 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, आर जी रहेगा, वी बी में से इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? यस और नो? तो देखो, अगर अपन यहाँ पे 5 आर जी कंसिडर करके चलते हैं तो ये हो जाएगा 5 आर जी माइनस आर जी, मतलब क्या हो जाएगा? 4 आर जी वी डी स्क्वायर। तो ये अपने आप वी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 आर जी। तो इस प्रकार वो होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा क्या कर रहे हैं अपन उस पर, लेकिन जनरल फॉर्मूला हमें पता चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये समझ लो, सॉरी, किसी भी पोजीशन के लिए अगर अपन जाना चाहते तो नीचे से अगर हमें एंगल पता है तो हम किसी भी पोजीशन की स्पीड निकाल सकते, बट वन कंडीशन इज देयर कि हमें बॉटम की स्पीड, अरे यार, बॉटम की स्पीड पता होनी चाहिए। तो उसमें से माइनस जी एच करके हमें मिल जाएंगे। सिंपल सा कंडीशन लगाया अपन। ई बी के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। डी के पास कौन सी है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? वी डी स्क्वायर प्लस जी एच। तो वी डी इज इक्वल हो गया वी बी स्क्वायर माइनस जी एच। एच कहाँ से? तो ये यहाँ से मिल गया, आर जी 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? होप सबको समझ में आ गया। तो दिस इज इट फॉर टुडे। तो चलते हैं पीछे। तो इतना सब कुछ है भैया किसमें? सर्कुलर मोशन में। तो ये हुआ एक पार्ट अपना रोटेशनल डायनामिक्स का वन शॉट का पार्ट 1, दैट इज सर्कुलर मोशन। अगर देखते बैठो तो आपका फटाफट हो
जाएगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसने भी अगर ये लेके बैठा और नोट्स लेके बैठा साथ में तो आपका कवर हो जाएगा। सेकंड पार्ट 2 आएगा अपना रोटेशनल डायनामिक्स का ही, रोटेशनल मोशन का पार्ट। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वन शॉट वीडियो आज सर्कुलर मोशन का आ गया, कल रोटेशनल मोशन का भी आ जाएगा, फिर ऑसिलेशन का भी आएगा, सुपरपोजिशन तो हो ही गया, वेव ऑप्टिक्स अपना स्टार्ट हो रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दी सिलेबस, जितना हुआ है पहले उस पर फोकस करिए, टारगेट ओरिएंटेड जाइए, सिलेबस भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, टेलीग्राम पे बहुत दिक्कत जा रही है, टेलीग्राम पे मेरा अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बस फोकस कीजिए कि शेयर हो। ठीक है, थैंक यू।